नमस्कार। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें कुछ बात कर रहे थे कि प्रिकर्सरी इवेंट्स एक तरह से और ये बात की थी हमने कि बड़े अर्थक्वेक आने से पहले क्या इंडिकेशंस होते हैं और लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन भी अगर हो रहा है तो उसको कैसे देखा जा सकता है। तो कुछ बात यहाँ पे थी निगेटा अर्थक्वेक की, जिसमें बताया कि करीब करीब 60 वर्षों तक जो एरिया था वो कंटिन्यूसली अपलिफ्ट हुआ। ये सबडक्शन जोन के एरियाज़ की बात कर रहे हैं करके। और दूसरा जो था करीब यहाँ 1983 का एक अर्थक्वेक था, उसके पहले करीब 5 साल तक एरिया को जो है वो अपलिफ्ट होता रहा। तो ये अपलिफ्ट अगर मान लीजिए कि कोस्टल रीजन्स हैं आपके और वहाँ पे अपलिफ्ट हो रहा है, तो वो कैसे नापा जाएगा? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको। एक होता है कि आपका जो शोरलाइन है, वहाँ पे आपके टाइडल वेव्स आती हैं, तो अगर उसमें फ़र्क आना शुरू होता है, अगर मान लो कि एरिया ऊपर जा रहा है तो वो कम डूबेगा, या तो उसमें जो वेव्स का आप जहाँ तक पहुँच रही थी टाइडल वेव्स वो कम इलाका कवर करेगी और कम एरिया कवर करेगी। तो अगर मान लीजिए कि ये अपलिफ्ट हो गया तो ये यहाँ पे आके चली जाएगी वापस। तो इसके बेसिस पे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एरिया में कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन ये बदलाव जो है वो बहुत ही मामूली सा नज़र आएगा, क्योंकि काफ़ी स्लो हो रहा है और काफ़ी वर्षों तक ये चल रहा है करके। लेकिन जीपीएस, जैसे मैंने कहा, मैं बार-बार ये बात पे भी एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि जीपीएस मेजरमेंट्स जो हैं आजकल काफ़ी सही और बहुत ही बारीकी से उसका इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है मिलीमीटर एक्यूरेसी पे। तो वो आजकल काफ़ी चलन में है और उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ओवर द टाइम क्या डिफ़ॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या एरिया ऊपर जा रहा है, क्या एरिया नीचे जा रहा है। तो वो बारे में हम लोग देख सकते हैं करके। अब दूसरी भी कुछ बातें थी जो हमने पहले की थी कि बदलाव जो है वो देखने को मिला है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या तो आपके मैग्नेटिक सिग्नल्स में, तो उसमें भी देखने को मिला है करके। नाउ वेल डॉक्यूमेंटेड अर्थक्वेक फ्रॉम एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम जापान ऑफ द एडी 1802, ये एक था अर्थक्वेक जिसमें जिस तरह से पिछले अर्थक्वेक्स के निगेटा और उसका अर्थक्वेक था, इसी तरह से इसका भी बताया गया। तो इन मॉर्निंग बिफोर, मतलब ये शॉर्ट टर्म डिफॉर्मेशन हो रहा है करके, और मतलब जो लास्ट स्टेज है जबकि आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे करके। तो इन मॉर्निंग ऑफ 1803 1802 earthquake, the sea suddenly withdrew by about 300 meters from the harbor in response to pre-seismic uplift। मतलब ये pre-seismic uplift, ये कह रहे हैं कि आपका जो एरिया था जहाँ पे आपका समुद्र आ रहा है, तो ये 1802 का जो भूकंप था उसमें ये हुआ कि उससे पहले जो एरिया पूरा जो है आपका करीब करीब 300 मीटर आपका सी जो है वो विड्रॉ कर गया करके, और उसके बाद आपका पूरा अपलिफ्ट हो रहा है वो हार्बर एरिया में करीब करीब। तो ये एक इंडिकेशन भी है आपका कि 300 मीटर का जो सी गया आपका जो एरिया जो पूरा खाली हो गया, हम लोग सरल भाषा में अगर उसको कहें कि पूरा समुद्र जगह वो तट उसका पूरा बेस दिखने लगा हमको, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ के आसपास तो पूरा शैलो सी होता है। हो सकता है कि डीप डीप भी कहीं पे बिल्कुल सडन टोपोग्राफी अगर इस तरह की मिलती है, लेकिन अगर वो नहीं है तो सी विड्रॉ होना एक अपने आप में एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है करके, इन टर्म्स ऑफ द सेismic एक्टिविटी। तो जो सेismic एक्टिविटी से पहले, मतलब सेismic एक्टिविटी आपका जो है वो अपलिफ्ट होने से पहले ये विड्रॉ हुआ। तो ये और भी इस चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे, जब हम सुनामी पे बात करेंगे तब ये बात होगा। तो इसमें इन्होंने कहा कि 1802 का जो अर्थक्वेक था उसमें जो समुद्र था वो तट से अपने बिल्कुल करीब 300 मीटर विड्रॉ हुआ, और उसके बाद ये आपका अर्थक्वेक जनरेट हुआ, और काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक था इस हिसाब से। तो आफ्टर 4 ईयर्स, 4 घंटे के बाद, ए लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक
of 1802 struck the region, uplifting the land by another 1 meter. मतलब पहले ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ जिसकी वजह से विड्रॉल भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद ये पूरा के पूरा जो है वो 1 मीटर के आसपास ये एरिया पूरा कोस्टल रीजन था ये उठा। तो ये चीज़ें भी ऑब्ज़र्व की गई थी कि इस तरह के एविडेंस हमको मिल रहे हैं 1802 के अर्थक्वेक में। दूसरा जो बात है कि जैसे हम लोग पहले भी बात की कि क्या कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं हमारे पास या स्टडीज़ कर सकते हैं, रिसर्च हो सकती है जिसमें ये पता लगाया जा सके कि ये जो अर्थक्वेक्स हैं इसको कैसे हम लोग टैप करें या इसके बारे में कैसे पहले से जानें ताकि हम लोग इसमें वार्निंग इश्यूज़ कर सकें। तो बिफोर एन अर्थक्वेक देयर इज़ कंसिस्टेंट डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड लोकली बिकम्स स्ट्रॉन्गर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा और आपका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो वीकन हो जाएगा। तो ये एक बात है जो कि आप मतलब जियोफिजिसिस्ट इसको देखते हैं और अगर ये कुछ बदलाव इस तरह से देखा जाता है दैट मीन्स कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होना, तो ये चीज़ आपको इंडिकेट करती है कि प्रॉबेबली देयर इज़ सम लोकल और हम लोग कहेंगे कि हिडन फॉल्ट है उस एरिया में जो कि अर्थक्वेक ट्रिगर कर सकता है करके। जिस तरह से पिछले उसमें भी बात किया कि भैया आपके क्या होगा कि आपके फ्रैक्चर्स होंगे जब अर्थक्वेक आने वाला होगा, उससे पहले जब क्रस्ट क्रैक होगी तो उसमें फ्रैक्चर्स बनेंगे और पी वेव वेलोसिटी जो है आपकी उसमें बदलाव आएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगी करके और गैस भी एमिट होगा, रेडॉन गैस। तो कुछ जो स्टडीज़ हैं जिसमें और जो एरियाज़ वो स्टडीज़ करने के बाद जो एरिया चिन्हित किए गए वहाँ पे रेडॉन गैस मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं कि अगर मान लो सडनली कोई रेडॉन गैस रिलीज़ होता है तो दैट कैन इंडिकेट दैट कि वहाँ पे फ्रैक्चरिंग शुरू हुई है और माइक्रो अर्थक्वेक्स भी आना शुरू होंगे करके। और उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई अगर उसमें गैस आई और लिक्विड भरना शुरू हुआ सेमी सॉलिड मटेरियल, तो फिर वो पी वेव जो है उसकी वेलोसिटी फिर से रीगेन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं उसका भी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी यहाँ पे बात की है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं उसमें भी बदलाव देखा गया है करके। कांस्टेंट वॉच ऑन ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री आल्सो हेल्प्स प्रेडिक्टिंग अर्थक्वेक। ये कहने को तो बड़ा आसान लग रहा है लेकिन ये एक मतलब हम कहेंगे कि इसको करना जो है बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि गैस जो एमिशन है वो मेजर की जा सकती है, ना कि सिर्फ रेडान गैस की बात हो कर सकते हैं हम लोग। हीलियम एंड आर्गन गैस भी जो है वो रिलीज़ होती है उस समय प्रायर टू एंड कोई भी अर्थक्वेक जब बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उससे पहले ये होता है। तो ये रिलीज़ अगर हम लोग कैच कर पाते हैं तो कुछ आइडिया हमको लग सकता है कि यहाँ पे कोई दुर्घटना होने वाली है इन टर्म्स ऑफ द अर्थक्वेक। डिटेल जियोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजिक मैपिंग ऑफ एक्टिव फॉल्ट्स, ये मैं एक्टिव फॉल्ट्स के बारे में जब हम लोग बात की थी ये उस पे है करके। प्रिसाइज जियोडेटिक मेजरमेंट्स, जीपीएस मेजरमेंट्स की बात हो रही है। तो ये तो फील्ड मैपिंग और उससे हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे हो गया करके। तो ये जनरली हम लोगों को लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन की बात करता है करके। ये लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन और जियोडेटिक जो मेजरमेंट्स हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं मिलीमीटर एक्यूरेसी के, क्योंकि हम लोग इसमें डिफरेंशियल जीपीएस लगाते हैं। तो स्टेशंस जो लगते हैं वो करीब मतलब हम लोग एक काफ़ी चौड़ा मतलब करीब करीब 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का एक कॉलम बनाते हैं, उसको ग्राउट किया जाता है अच्छे से ज़मीन के अंदर, उसका पूरा बेस बनाया जाता है और इसके ऊपर आपका जो है ये एक एंटीना लगेगा जो कि जीपीएस एंटीना होगा और ये 24/7 ये आपके कोऑर्डिनेट्स मेजर करता है करके। तो ये आपके एक्स वाई जी हमेशा रिकॉर्ड करता रहता है और जो भी मूवमेंट हो रहा है, मान लीजिए कि आपका जैसे हम लोग कह रहे थे अभी, मैं थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं आपको कि ये आपका एरिया है जो कि डिफॉर्म हो रहा है करके और आपके पास जो है एक जीपीएस स्टेशन आपका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे है। दूसरा आपके पास जो है जीपीएस स्टेशन आपका यहाँ लगा हुआ है
और तीसरा आपने यहाँ लगाया। तो डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन ऑफ जीपीएस स्टेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट वो करेगा। अब ये कंटिन्यूसली डिफ़ॉर्म हो रहा है, तो अब मान लीजिए कि ये डिफ़ॉर्म होके आपका कुछ इस तरह से डिफ़ॉर्मेशन हो रहा है ये, और डिफ़ॉर्मेशन जैसे पिछली स्लाइड में हमने बात की, ये ओवर द ईयर्स चलेगा। ये नहीं कि अभी 2 दिन में डिफ़ॉर्मेशन हो गया। कोसाइस्मिक में पॉसिबल है, लेकिन अगर एक स्ट्रेन रिलीज़ होने से पहले का जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज़रूरी है, तो ये जो आपके जीपीएस स्टेशंस लगे हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। सो चेंज इन कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो है ये आपको ये भी बताएगा कि आपका कितने फास्ट वो कोऑर्डिनेट्स कितने वर्षों में चेंज हुए हैं, और क्या वहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे बहुत ही हेल्प कर सकती है इन टर्म्स ऑफ द फॉल्ट सेगमेंट में क्या स्लिप होगा कि नहीं होगा इन फ्यूचर, ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं इसके करके। और जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से तो हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे पास अगर रिकरेंस इंटरवल आता है तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। एक्टिव फॉल्ट मैप स्टडी एंड एक्टिव फॉल्ट mapped and studied in detail should be classified on the basis of seismic potential। मतलब फॉल्ट्स तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, और वो एज पर द डेफिनेशन जो है आपके सारे फॉल्ट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन उसमें क्लासिफिकेशन आपको ज़रूरी करना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा वाला फॉल्ट ज़्यादा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ ट्रिगरिंग अर्थक्वेक, और क्या वो फॉल्ट साइस्मिक उसमें उतनी कैपेबिलिटी है कि टू प्रोड्यूस एन बिग अर्थक्वेक करके। तो ऑल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स स्मॉल मॉडरेट और लार्ज शुड बी प्लॉटेड ऑन डिटेल जियोलॉजिकल मैप विथ ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली बात कर रहे हैं सिविल स्ट्रक्चर की नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स हो रहा है कि आपके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जिसमें फॉल्ट फोल्ड जॉइंट्स इस तरह की बात होती है, लीनियामेंट भी आ सकता है। तो ये वो स्ट्रक्चर्स की बात करें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की। तो उस इसमें ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास करंट साइस्मिसिटी का इन्फॉर्मेशन है, अर्थक्वेक्स का है इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपके सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं करके, स्मॉल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स हैं, मॉडरेट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स हैं या लार्ज हैं। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड हम लोग इसको वो भी कह सकते हैं माइक्रो साइस्मिसिटी। तो ये माइक्रो साइस्मिसिटी जो है आपका मान लीजिए कि आपके 2 से और 3 के आसपास 3.5 3.5 के आसपास है। मॉडरेट जो हैं आप कह सकते हो कि अराउंड मतलब इससे ऊपर ही होगा, 3.5 से ऊपर होगा, करीब करीब 5.5 तक हो सकता है आपका। तो ये हम लोग इसको मॉडरेट नहीं, मॉडरेट तो हम लोग हाँ 6.5 तक हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट अर्थक्वेक है आपका करके। और लार्ज यूजुअली हम लोग लेते हैं ग्रेटर देन 7 मैग्नीट्यूड, और हम लोग कह सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड का आपको कह सकते हैं। इसको ग्रेट अर्थक्वेक्स भी कहा गया है 8.5 को भी, तो वो अर्थक्वेक्स है। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करके देखें तो कुछ अंदाज़ा आ सकता है कि किस एरिया में किस फॉल्ट के अलोंग ये अर्थक्वेक्स सारे एकत्रित हो रहे हैं करके। तो हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक हैज़ार्ड असेसमेंट इन इंडिया अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने बात किया था कि हमारे पास सेस्मिक जोनेशन मैप्स हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको और हम लोग एक एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पूरा एरिया किस जोन में पड़ेगा क्या है करके। तो ये असेसमेंट जो है वो माइक्रोजोनेशन, जैसे मैंने पिछली बार भी कुछ एक लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास जो मैप है वो माइक्रोजोनेशन मैप नहीं है, वो मैक्रोजोनेशन है, लार्जर स्केल पे है। लेकिन माइक्रोजोनेशन स्टडीज़ भी की गई हैं काफ़ी एरियाज़ में। तो अर्थक्वेक हैज़ार्ड अगर हम लोग देखते हैं, स्टडीज़ स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर द अकरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड 8.6 आसाम अर्थक्वेक, दैट वाज हम लोग इसको शिलोंग अर्थक्वेक भी कहते हैं। 1897 का शिलोंग अर्थक्वेक था। तो बिफोर दिस ये ओल्डहैम करके एक थे साइंटिस्ट जो कि जो तब अंग्रेज की हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, तब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे। तो इन्होंने पब्लिश किया एक कैटलॉग covering the earthquakes those believed to have occurred in India from early times to 1869, इन्होंने ही पब्लिश किया करके। लेटर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ आर डी होल्डम, ये टी होल्डम और आर डी होल्डम में इनका कुछ रिश्ता था, शायद ये बाप बेटे ही थे।
तो आर.डी. ओल्डन जो थे स्टार्टेड पब्लिशिंग मेमोयर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गिविंग डिटेल अकाउंट्स ऑफ डैमेज ऑब्जर्वेशंस। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका था जिसमें उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया। जो भी अर्थक्वेक आए ये जब तक रहे तब तक, तो इन्होंने सारे अर्थक्वेक्स के एक मेमोइर्स निकाले। तो इसी तरह से हम लोग को अभी उपलब्ध हैं, जो कि 1905 कांगड़ा का मेमोयर है, 1934 का है, 1934 का जो अर्थक्वेक है वो नेपाल और बिहार हम लोग का अर्थक्वेक कहते हैं। तो वो अर्थक्वेक का भी हमारे पास कैटलॉग है। 1950 आसाम अर्थक्वेक है, उसका भी है, और 1897 का भी है। तो ये सारे मेमोइर्स जो हैं अवेलेबल है। द फर्स्ट साइस्मिक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया डिमार्केटिंग 3 जोन्स, 3 ही जोन थे, ऑफ हैवी, मॉडरेट एंड लाइट टू नो डैमेज वॉज प्रिपेयर्ड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1934। 1934 में ये मैप जनरेट हुआ था ऑन ए क्वालिटेटिव बेसिस इमीडिएटली आफ्टर द अकरेंस ऑफ फेमस बिहार नेपाल और नेपाल बिहार अर्थक्वेक। 1934 का जो अर्थक्वेक है उसके बाद जो है वो इसको बनाया गया करके। लेकिन उससे पहले जो बात है कि असेसमेंट जो करना शुरू किया गया वो करीब 1897 का जो अर्थक्वेक था, और ये अर्थक्वेक हम लोग ज़्यादातर इसको शिलोंग अर्थक्वेक कहते हैं करके। ये शिलोंग अर्थक्वेक है। तो ये अर्थक्वेक के बाद ये हुई, और उसके बाद जैसे इसमें कहा है कि मेमोइर्स बनना शुरू हुए, सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से होती थी, मतलब रिकॉर्डिंग इन द सेंस कि आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो इसका करके, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें। और उसके बाद जोनिंग मैप जो है वो 1962 में BIS कोड्स जो आना आपका, ये जो है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक कोड्स जनरेट करती है एजेंसी, जो कि आपके ज़्यादातर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन होते हैं, इसी के बेसिस पे होते हैं। तो ये 1962 में द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स issued the first code of practice for earthquake resistant structure designs. This include the first comprehensive seismic zonation map of India based on multidisciplinary approach. The multidisciplinary approach यहाँ पे क्या हो सकती है आपकी, इसमें हम जो बात करते आए हैं पहले से कि यहाँ पे हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स को कंसिडर किया जा सकता है, कितने बड़े भूकंप आए हैं उस एरिया में, उसका क्या असर था, कितना एरिया तक असर हुआ था, उसकी साइस्मिक शेकिंग की इंटेंसिटी कितनी रही, कितने वेरी की करके। तो वो, और एक्टिव फॉल्ट्स भी लिया जा रहा है, लेकिन उस समय एक्टिव फॉल्ट का चलन था नहीं, तो वो एक्टिव फॉल्ट्स को कंसिडर नहीं किया गया था इस जोनेशन में। लेकिन अगर आज की तारीख में जो भी जोनेशन मैप्स बन रहे हैं उसमें एक्टिव फॉल्ट्स को लेके चलना ज़रूरी है। और जो स्टडीज़ हो रही हैं कि एंशिएंट अर्थक्वेक्स के जो अवशेष हैं वो मिले हैं उस पे रिसर्च के बाद, तो उसको भी इंक्लूड करना इसमें ज़रूरी है करके अब तो ये एक BIS जो कोड्स आए, और इसमें seismic zonation मैप पहला आया। द मैप वॉज बेस्ड ऑन डेटा ऑन शेप्स ऑफ isoseismals for important damaging earthquake, the epicentral maps and tectonics of the region। तो ये एक जो इन्फॉर्मेशन थी वो डाली गई। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जो अब यूज़ कर रहे हैं और जो डाल रहे हैं वो आपका जियो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। ये क्या जियो टेक्निकल क्या है आपका, ये आप जो हैं ये सब सरफेस लिथोलॉजी जो है, वेरिएशन है, उसको आप लेते हैं करके। तो सैंड है आपका, क्ले है, या तो आपका, और सैंड लेयर का इस तरह से ऑल्टरनेशन है, फिर ग्रेवल है, या तो क्या है करके आपका किस तरह का ये वेरिएशन है, उसको बहुत तवज्जो दी जाती है, और इसको लेके जोनिंग मैप में, बिकॉज ये अफेक्ट करेगा जिस तरह से हम लोग लिक्विफेक्शन की बात कर रहे थे और उसका कर रहे थे, तो इसमें ये चीज़ें लेके चलना। ये कुछ मैप्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ए जो है ये मैप तो आपका है, ए 1962 में आया एडिशन है, फिर उसके बाद इसमें बदलाव किया गया। जो बी है आपका वो 1966 में है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपके पास काफ़ी जोन्स हैं करके, और धीरे धीरे इनको कम किया गया करके। तो ये चीज़ है यहाँ पे करीब करीब नहीं तो 6 जोन्स हैं आपके पास, और उसके बाद फिर
भी उतने ही हैं, ज़्यादा कम नहीं किया गया इसमें। लेकिन यहाँ आते-आते आपके पास जो है वो 5 ही ज़ोन बचे, ठीक है? उसके बाद जो है फाइनली जो है हमारे पास अभी के टाइम में जो ये पूरा है। आगे बढ़ते हैं इसमें से 1984 में फिर ये वाला मैप आया जो सी का है, ये वाला मैप आया। फिर 2002 का जो एडिशन है, वो आपका जो ये है ये भुज अर्थक्वेक के बाद आया था। जिससे मैंने कहा था कि आफ्टर 2001 भुज अर्थक्वेक। तो ये अपने आप में एक मतलब इसकी एक इतिहास रहा है कि ये जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन आई, जो-जो अर्थक्वेक से हमने सीखा, द लेसन लर्न फ्रॉम दोज़ अर्थक्वेक्स, सो वी हैव मॉडिफाइड, वी हैव अपडेटेड आवर seismic zonation maps। तो ये अभी हाल में है हमारे पास, जो हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास ज़ोन्स जो हैं वो 2 से लेके आपका 5 ही है। एक ज़ोन 1 भी हटा दिया गया है करके। तो ये एक इतिहास है इस ज़ोनिंग मैप का इंडिया का। हालाँकि मैंने जैसे कहा कि ये मैक्रो ज़ोनेशन है, लेकिन माइक्रो ज़ोनेशन किया जा रहा है हर सिटी के और हर एरिया का। स्लोली एक मुहिम चलाई गई है आपकी, और रिसर्च प्रोजेक्ट है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो वो कुछ एजेंसीज़ उसको कर रही हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये पहले का था आपका ज़ोन 1 टू ज़ोन 5 आपके पास है। ये बिफ़ोर 2000 भुज अर्थक्वेक आपके 5 ज़ोन थे, और उसके बाद जो है आपके पास जो है आफ्टर 2001 भुज अर्थक्वेक, इससे जो भी सीखा, जो भी एक्सपीरियंस किया गया उसके बेसिस पे इसको 4 ज़ोन ही रखे हैं, ज़ोन 1 नहीं है इसमें। ज़ोन 2 से ज़ोन 5 इसको लिया गया है करके। तो ये इसका जो है दूसरा एक फ़ोटोग्राफ है, और ये तो इमेज है जो कि बताता है आपका कि 2 से 5 तक, 2 से 5 का आपका ज़ोन्स हैं यहाँ पे। सेइस्मिक ज़ोनिंग का जो मेन एम था, वो ये था कि जिस तरह की डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स हों, मतलब दैट वाज़ द मेन एम। तो और इसीलिए इसको जो है द मेन एम ऑफ रीजनल सेइस्मिक ज़ोनिंग मैप एंड माइक्रो ज़ोनेशन इज़ टू रिड्यूस द सेइस्मिक हैज़ार्ड, और रिस्क फैक्टर आप कम करो इसमें करके। एंड इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग earthquake resistant structures। Okay, the seismic zoning map includes information highlighting different zones. Zones indicates the degree of hazard which may be caused by seismic activity in particular region. It includes information of instrumental data and historical records also, active tectonic structures also, जिसमें active faults भी आ गया। तो आप हिस्टोरिकल डेटा जो है अर्थक्वेक के बारे में जहाँ पे भी अवेलेबल है उसको भी कंसिडर करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंटल डेटा हमारे पास आना शुरू हुआ उसमें भी हमको लेके चलते हैं। तो ये एक जो एम है बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द माइक्रोजोनेशन इज दिस वन। और जैसे हमने बात की थी कि पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन ये बिल्कुल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन जो है वो हर जगह अलग अलग होगा करके, और सेम अर्थक्वेक है तो भी अलग मिलेगा आपको करके विद इन ए जोन। तो एक एग्जांपल भी हमने जब देखा था इसमें बिगिनिंग में कि मैक्सिको का था करके, और जापान का भी देखा गया था कि वो 1995 का जो कोबे का अर्थक्वेक था वो कुछ सेकंड्स में कुछ रहा था, लेकिन कुछ एरियाज़ में जो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी बढ़ गया और ग्राउंड एक्सेलरेशन भी बढ़ा था करके। तो ये कुछ मैप्स हैं जो कि आपकी बताते हैं कि हैज़ार्ड ज़ोन्स कहाँ-कहाँ पे हैं, और इसमें एक्टिव टेक्टोनिक फीचर्स भी लिए गए हैं, कंसिडर किया गया है, और इस तरह से पूरा एरिया का एक बनाया गया। ये कुछ एक्सरसाइज हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने की थी टू कैलकुलेट द पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। लेकिन बात यहाँ पे यही है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अभी इंडिया में, और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ले लो या द डॉक्यूमेंट्स विच आर अवेलेबल फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने जब रिकॉर्ड करना शुरू किया उससे पहले का इन्फॉर्मेशन, मतलब हम मिडिवल एज पीरियड से पहले का अगर लेना चाहें तो वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी सटीक नहीं है। तो
जो भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इस तरह की, जो जोनेशन मैप्स बनाएं, या अभी मतलब अगर एंशिएंट अर्थक्वेक्स की इंफॉर्मेशन नहीं लेके चलते हैं और जो भी डेटा अवेलेबल है उसी के बेसिस पे, क्योंकि अर्थक्वेक प्लॉट्स हमारे पास होने ज़रूरी हैं, एपिसेंटर्स होने ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है जब हम लोग पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन बात करते हैं, मॉडल करते हैं। तो ये मॉडलिंग से आपका पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन निकला है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये हमारा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन हमें लगता है ये कि डेटा इनकम्प्लीट है, हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है। तो जो भी हज़ार्ड असेसमेंट हम लोग निकालेंगे, अगर हमने जो लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स आए हैं उस एरिया में उसको नज़रअंदाज कर दिया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट डेटा के साथ हम लोग कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या तो उसको प्रोसेस करके मॉडल कर रहे हैं करके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग जो सेस्मिक हैज़ार्ड है उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे करके। तो ये एक चीज़ हमको महसूस होती है जब हम लोग ये बात करते हैं। अब तो इसीलिए पैलियोसेस्मिक स्टडीज़ जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमने हिमालयाज़ में हम लोग कर रहे हैं, कच्छ में कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत है। अब ये क्या है कि द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मोस्ट पैलियोसेस्मिक स्टडीज़ इज़ society's need to assess the probability and severity of future earthquake। भविष्य में एक तो प्रोबेबिलिटी कितनी, आने की संभावनाएं क्या हैं, और भविष्य में उसकी कितना बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। तो वो जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जितनी भी आप मैप बना लो, वो अंडर एस्टिमेट करेंगे आपका seismic हज़ार्ड को। सो डेडली अर्थक्वेक हैव अकर्ड इन 1999 इन टर्की। टर्की में ये इज़मित अर्थक्वेक था जिसमें 17,000 के आसपास लोग मरे थे। इंडिया में 2001 का था, हालांकि यहाँ पे 20,000 लोगों का आंकड़ा है, लेकिन हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। इन 2003 ईरान में अर्थक्वेक आया, 31,000 लोग मरे। 2004 में इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया, और वो अर्थक्वेक के साथ साथ सुनामी भी थी, जिसने करीब करीब मतलब हम लोवर्स मिनिमम बात करें तो ये इसने करीब 2.5 लाख लोगों को मारा था, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है करके। तो काफ़ी नुकसान हुआ था करके। और उसके बाद 2005 में भूकंप आया पाकिस्तान का, और जो हिमालय का हम लोग कहते हैं कश्मीर अर्थक्वेक, या तो उसको मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक भी किया है, वो 80,000 लोगों को मार गया। तो आप ये आंकड़े देख सकते हैं कि जो कि लगातार 1999, 2001, 2003, 2004, 2005 कितने लोग मरे हैं करके इसमें। तो ये एक अंडर माइन किया गया था आपका अर्थक्वेक हैज़ार्ड को। इसमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एक हो सकता है, और दूसरा उसके बारे में हमें कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं थी कि इस तरह के अर्थक्वेक्स इस एरिया में ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये इस वजह से ये जाने ज़्यादा गई। और दूसरा 2008 का सिचुआन प्रोविंस में एक अर्थक्वेक आया था, उसमें करीब करीब 70,000 लोग मरे थे करके। तो ये आपके पास बिल्कुल हम लोग चले आ रहे हैं 1999 से, हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे प्रिपेयर्डनेस कम है, अंडरस्टैंडिंग कम थी, और अगर डेटा का कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो भी है हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, उसकी वजह से हम लोग चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करें। और 2015 का गोरखा अर्थक्वेक, ये 9,000 लोग ही मरे थे। तो आप कहेंगे अरे 7.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में इतने कम लोग मरे करके। इसका रीज़न लेकिन अलग था करके, और रीज़न ये था कि आपका जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी कम थी, और वो लंबे ड्यूरेशन तक चला, लेकिन उसका ज़्यादा सेस्मिक शेकिंग नहीं हो पाया। और ये एक कंपेयर किया गया फिर कि इसको समझने की कोशिश की कि भाई सिमिलर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स जो हैं और एरियाज़ में आए हैं, तो उसका और इसका इसमें क्या अंतर था करके, और इसमें क्यों कम लोग मरे, और ये मतलब अचानक से इसमें ऐसा क्या बदलाव आया था कि इसकी वजह से हुआ। तो सब कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो था कि आपका पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन जो था उसको प्लॉट किया, उसको मॉडल करके, और बाकी अर्थक्वेक्स जो थे, जैसे यहाँ पे इम्पीरियल अर्थक्वेक है 1940 का है,
फिर लोमा पेत्रा 1989 का, 1995 का कोबे का अर्थक्वेक है, फिर नॉर्थरीच का है और ये 2015 का है। तो ये 2015 का लाल जो रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है, ये जो था इसका जो स्पेक्ट्रम था जो मिला इनको, ये काफ़ी अलग तरीके से देखा गया। तो इस तरह से ये भी आप देखेंगे कि ये आपका जो टाइम पीरियड था, उसको आप जैसे कंपेयर करो करके कि ये कम से कम टाइम में आप ये देखेंगे कि ये जो ग्राउंड एक्सेलरेशन था, ये सारे अर्थक्वेक्स हैं जो, ये अर्थक्वेक्स हैं। इसमें जो ग्राउंड एक्सेलरेशन था, वो आपका बहुत ही शॉर्ट पीरियड में शूट अप किया। लेकिन जो 2015 का नेपाल का अर्थक्वेक था, कोडारी अर्थक्वेक उसको कहा, कोडारी नहीं, हमने मेरे ख्याल से गोरखा अर्थक्वेक कहा है उसको। तो वो अर्थक्वेक का यहाँ पे तो इसने पी ग्राउंड एक्सेलरेशन बहुत ही कम था और फिर ये धीरे से बढ़ा और फिर डाई आउट हो गया। तो इसमें ये इस वजह से ये हुआ कि एरिया जो है बहुत ज़्यादा शेकिंग में नहीं गया, इस वजह घर नहीं गिरे और जो एक तरह से मतलब इसने झूला झुलाया और चला गया करके। तो ये एक फ़र्क है इन दोनों में कि ये इस और इसी की वजह से जो था कि आपका डैमेज जो है वो जितना होना चाहिए था 7.6 अर्थक्वेक में उतना नहीं हुआ, कम हुआ और लोग भी कम मरे। लेकिन इससे ये नहीं तय कर लेना चाहिए कि हर कोई अर्थक्वेक जो है वो 7.6 का आएगा, उसमें इसी तरह का चीज़ें देखने को मिलेगी, नहीं। क्योंकि दूसरे अर्थक्वेक्स हैं उसमें ये भी देखने को मिला और ज़्यादातर ये देखने को मिला है करके। तो ये एक बात थी। तो हम लोग अब आगे और भी देखें कि और क्या मतलब बात है करके कि 2004 में अंडमान का अर्थक्वेक था, was the fourth most deadly earthquake in the human history, and this and strained worldwide relief capacity. Okay, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था, क्योंकि एक अर्थक्वेक, सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो आया है अभी तक, हमने कहा कि वो 1960 का चिली का अर्थक्वेक है। उस समय से अभी ऑलमोस्ट 40 वर्ष के बाद ये अर्थक्वेक था। तो पॉपुलेशन भी ग्रो हुआ है, तो ये काफ़ी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अनप्रिपेयर्ड थे हम लोग, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। इंडोनेशिया वाले भी नहीं थे, या तो हम भारत में भी नहीं थे, और उसके आसपास के जो इंडियन ओशन के लगते जो भी कंट्रीज़ हैं, वो भी तैयार नहीं थे इसके लिए। तो ये जो है ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हुआ। नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ द टर्किश इवेंट, this earthquake occurred on a fault that had not generated a surface rupture earthquake during historical times or been studied by paleoseismology। इसको स्टडी नहीं किया गया था ये अर्थक्वेक को, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये कहने की कोशिश है कि मान लो कि आपने कोई ऐसा फॉल्ट है जिसको आपने स्टडी ही नहीं किया है और उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसमें भी आपके पास ये अंडरमाइन करेंगे आपके। However, even where paleoseismologists have pointed out potential dangerous fault, local government have often not used that information to increase public awareness of seismic hazard or mitigate the effects of future earthquakes। तो ये भी एक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया है कि कभी-कभी जो है जो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिटी जनरेट करती है, वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं और वो पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। तो वो उसकी वजह से भी आपका फ्यूचर में, भविष्य में आप जो है इस पे देखेंगे कि उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ करके, और मिटिगेशन को भी अफेक्ट करता है। आप किस तरह से उसको रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे, क्या होगा, वो भी आपने कोई तय नहीं करके रखा हुआ है। तो ये जो भी डेटा है वो पब्लिक को साझा करना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से 2001 का जब भूकंप आया, उसके बाद जो गुजरात गवर्नमेंट थी वो काफ़ी सक्रिय हो गई और उन्होंने सारे एक्टिव फॉल्ट्स मैप कराए गए और सबके ऊपर की पैलियोसेismic हिस्ट्री की कोशिश की गई। ज़्यादातर मतलब कुछ पोर्शंस में नहीं हो पाई है, लेकिन उसको की गई और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन गुजरात डिज़ास्टर जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट है GSDMA, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया
और भी जो है बिल्डिंग कोड्स को भी इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे, और प्लस जो फॉल्ट जोन्स थे उस एरियाज़ को हमने जब आइडेंटिफाई करके इंफॉर्मेशन दी उनको, उन्होंने उसके बफर जोन्स बना के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया है करके। तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप था जो गुजरात गवर्नमेंट ने लिया है और उसको देश भर में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब अर्थक्वेक रिस्क एंड डैमेज, द अर्थक्वेक रिस्क दैट an earthquake will occur close to where we live depends on whether or not tectonic activity that causes deformation is occurring within the crust of that area. तो उस एरिया में क्या हो रहा है? The risk is greatest in most tectonically active areas that is near the plate margin or plate boundaries. तो ये हमारे पास ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो रीजनल स्केल है और लोकल स्केल में क्या हो रहा है करके, साइट स्पेसिफिक एरियाज क्या हैं, प्लेट बाउंड्रीज के आसपास बड़े अर्थक्वेक आएंगे, ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है करके लेके चलते हैं। अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन एरियाज अदर देन प्लेट बाउंड्रीज आर नॉट वेल अंडरस्टूड। तो ये एक समझ है हम लोगों की कि जो प्लेट बाउंड्रीज है वहाँ पे तो अर्थक्वेक आने हैं, बड़े अर्थक्वेक भी आएंगे वहाँ पे, लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, ग्रेट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स आएंगे, ग्रेट अर्थक्वेक्स भी होंगे वहाँ पे। लेकिन जो प्लेट से दूर एरियाज़ हैं, जो हम लोग स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन्स की बात की थी, वहाँ की अभी तक जो समझा गया है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पुअर है क्योंकि उसका अंतराल बहुत ज़्यादा है करके। तो ये बट इफ़ अर्थक्वेक हैव अकर्ड बिफोर देन वन कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल अकर अगेन। तो ये एक चीज़ है हमारे कच्छ के लिए बिल्कुल सही बैठती है कि भी कच्छ में हमारे पास 1819 का अर्थक्वेक था, 1956 का था, तो 2001 का भी अब तो है करके, तो उस एरिया में अर्थक्वेक आने की संभावनाएं हैं। तो अर्थक्वेक यूजुअली जो होता है वो हम लोग ये कहते हैं कि अर्थक्वेक डू नॉट किल पीपल, बिल्डिंग्स डू, बिकॉज मोस्ट डैमेज will be due to the buildings during an earthquake. तो अल्टीमेटली जो है आपकी बिल्डिंग्स अगर आपने सही बनाई है, और फॉल्ट के ऊपर तो कतई नहीं बनानी है, उसको छोड़ के अभी आपने अगर बनाई है तो आप ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जिसमें आपने BIS कोड्स को इस्तेमाल किया है और सही से उसका कंस्ट्रक्शन किया है। बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स जो अर्थक्वेक जोन एरियाज में नहीं बनानी चाहिए, तो वो चीज़ें जो हैं वो डैमेज को कम करेगी और इसी तरह से हमारा रिस्क फैक्टर कम होगा, लोग कम मरेंगे। तो अर्थक्वेक लोकेटेड इन आइसोलेटेड एरियाज फार फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशन रेयरली कॉज एनी डेथ। तो ये चीज़ें भी हैं कि आप अगर जब रिस्क फैक्टर और जो भी इस तरह की हज़ार्ड्स हैं, उससे आप जब देखते हैं कि कितने लोगों को अफेक्ट करेगा, कितनी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, तो ये भी डिपेंड करता है कि भाई आपका बड़ा अर्थक्वेक तो आ गया लेकिन वहाँ पे लोग ही नहीं है, तो वो एरिया में आपका जो कैजुअलिटीज़ हैं वो डेफिनेटली कम होगी। तो पॉपुलेशन जो है आइसोलेटेड एरिया में अगर अर्थक्वेक हो रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो हार्डली कुछ डेथ्स होगी करके। दस इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स should be followed for the design and construction of buildings or structures that can withstand the large earthquake. मेन एम क्या है? reduce the death toll. तो ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भाई हम लोग जो हैं जितना हो सके जानो माल को नुकसान कम से कम हो करके। तो इसलिए ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि कौन से एरिया में अर्थक्वेक्स आए थे पहले, और क्या हमारे पास पूरा डेटा है कि नहीं है, और जो अर्थक्वेक्स अभी रीसेंट टाइम्स में आए हैं उससे हम लोगों ने क्या सीखा, क्या हमारा ग्राउंड एक्सेलरेशन रहा पर्टिकुलर एरिया में। जैसे हम लोग अभी कानपुर में बैठे हैं, तो कानपुर में क्या था, 2015 के अर्थक्वेक ने कुछ असर दिखाया था? तो आंसर है यस, हम लोगों को सबको फील हुआ था, लेकिन उतना डैमेजिंग नहीं था, और उसका रीजंस हमने आपको बताया है कि लोमा पेट्रा अर्थक्वेक और निगेटा अर्थक्वेक, इसको देखें आप तो मैग्नीट्यूड तो सिमिलर था, लेकिन इसका जो सडन जो ग्राउंड एक्सेलरेशन था वो इतना जल्दी नहीं हुआ, और इसके रीजंस हैं कि इसमें प्लेट बाउंड्रीज में डिफरेंट उसकी जो कहते हैं हम लोग कि पैरामीटर्स डिफरेंट रहते हैं इन द सेंस ऑफ द स्ट्रेन रिलीज कहाँ हुई, किस एरिया में हुई, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपका
ग्राउंड एक्सीलरेशन कितना फास्ट आएगा और नहीं आएगा करके। तो डैमेज फ्रॉम अर्थक्वेक्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। एक तो ग्राउंड शेकिंग आपका हो गया, तो ग्राउंड शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय द passage of seismic wave near the epicenter of earthquake is responsible for collapse of most structures. The intensity of ground shaking depends on distance from the epicenter and on the type of bedrocks underlying the area. Bedrocks ले लो या तो आप soil ले लो या loose sediments ले लो, किस टाइप के हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी की बात होगी यहाँ पे आपका करके। आप कितनी दूर बैठे हैं अर्थक्वेक जोन से, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और किस तरह के मटेरियल पे आपका स्ट्रक्चर्स बने हैं करके। और ये बात हमने ऑलरेडी की है कि लूज अनकॉन्सोलेट सेडिमेंट्स होंगे विल बी सब्जेक्ट टू मोर इंटेंस शेकिंग देन द सॉलिड बेडरॉक, बिकॉज इसमें एम्प्लीफिकेशन होगा आपका करके। तो डैमेज टू स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कॉन्क्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स है, बिकॉज दे आर ब्रिटल are more susceptible to damage than wooden and steel structures which are more flexible. तो ये देखा गया है कि पुराने ज़माने के जो वुडन स्ट्रक्चर्स थे, लकड़ी के घर बने हुए थे जो, वो अभी भी सेफ प्ले करते हैं करके, लेकिन जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के आने लगे करके, तो वो उसमें डैमेज ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं करके। लेकिन अगर प्रॉपर आपके जो कोड्स हैं, BIS कोड्स आप इस्तेमाल करेंगे और उसको लेंगे तो आप अच्छे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और एक हमने एग्जांपल भी दिया था कि बेस आइसोलेशन वाला भी है आजकल, वो भी चल रहा है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है करके। और ग्राउंड रप्चर आपका कहाँ से होगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर तो आपको घर नहीं बनाना है। ये एक उसका एग्जाम्पल है कि ये जो है ये रप्चर फॉल्ट यहाँ से जा रहा है, उसी के ऊपर घर बना हुआ था, तो ये तहस नहस हुआ पूरा करके, इसमें काफ़ी डैमेज हुआ था। और इसके साइड वाला जो है वो बचा हुआ है करके, ये चिची अर्थक्वेक का ही एविडेंस है करके आपके पास। और ये वाला जो हमने बताया था ये मुजफ्फराबाद का है, और फॉल्ट आपका यहाँ से ये पास हो रहा है करके, ये वाला एरिया में है करके। तो ये पूरा जो है ये हैंगिंग वॉल थी आपकी, ये मूव किया था, ये फुटवॉल था, तो इसमें जो है ग्राउंड एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा था, इसमें ज़्यादा ग्राउंड एक्सेलरेशन में कम था करके। तो कंपैरेटिवली जो हम लोग बात करें दोनों में, तो आप कहाँ पे हैं, लोकेशन क्या है आपका, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड हज़ार्ड जो हम लोग कहते थे सेकेंडरी इफेक्ट्स जो है, एक तो लैंडस्लाइड होता है और दूसरा लिक्विफैक्शन भी रहता है करके। तो ये भी एक देखा गया है, अभी रिसेंट एक अर्थक्वेक आया था उसमें, तो उस पर बात करते हैं कि रैपिड मैसिव मास वास्टिंग, ओके, ये प्रोसेस भी ट्रिगर हो जाते हैं माउंटेनियस एरियाज़ में। तो डेब्रीज आपकी काफ़ी आती है, और वो डेब्रीज आना आपका ये होता है कि आपके पास जो है लूज मटेरियल है स्लोप पे, तो उसकी वजह से ये सेस्मिक शेकिंग की वजह से ये आपकी बड़ी लैंडस्लाइड में भी तब्दील हो सकता है। तो अब ये एक एग्जांपल हम आपको देना चाह रहे हैं इसका कि ये अभी रिसेंटली हुआ था। ये भी एक था कि आपका 1988 का एक अर्थक्वेक था आर्मेनिया का, जिसमें अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था और काफ़ी नुकसान हुआ था एरिया में करके। और एक ये होकाइडो का एक अर्थक्वेक था, अभी 6.7 मैग्नीट्यूड था, और 2018 में ये अर्थक्वेक आया। अब 2018 में सितंबर के आसपास का ये वाक़या है, जहाँ पे आप देखेंगे। और जापान तो हम लोग बात करे आ रहे हैं कि ये लोग तो काफ़ी इन चीज़ों में आगे हैं, जो कि जिस तरह से ये मैपिंग किए हैं और सब कुछ लेकिन आपदा आनी है तो उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें एक हम लोग छोटी सी चर्चा कर लेते हैं करके। ये एरिया काफ़ी सेफ उसमें है करके, इसमें होकाइडो, और लेकिन यहाँ पे जो इसके जो हिल्स हैं वो थोड़े से उसका मटेरियल जो है वो इतना वो नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग रिजल्टेड इनटू मैसिव लैंडस्लाइड एंड लिक्विफैक्शन इन दिस रीजन। एक तो ये हुआ इनका, दूसरा करके ज़्यादा लोग नहीं मरे, 11 लोग ही मरे करके इसमें। और ये इसमें आप देखेंगे, और इसमें हुआ ये था कि
इस एरिया में उस समय थोड़ा-सा बारिश का हो गया था, उस वज़ह से जो स्लोप पे जो भी आपका मटीरियल था, वो वाटर सैचुरेटेड था पूरा। और ये अर्थक्वेक आ गई, बिफ़ोर अर्थक्वेक का पिक्चर है और उसके बाद का आप देखिए इसमें क्या हुआ करके। ये था मैसिव लैंडस्लाइड सभी जगह, सारे मतलब आप कह सकते हैं कि सारे जो हिल स्लोप्स थे वो पूरे उसमें लैंडस्लाइड हो गई करके। तो क्या लिथोलॉजी है उस एरिया की और किस समय अर्थक्वेक आएगा, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है करके। तो हम लोगों को ये, अगर ये अर्थक्वेक मान लो कि आपके उनका ड्राई सीज़न में आया होता है, समर्स में आया होता है, या उनका जो भी है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तब ये लैंडस्लाइड नहीं होती। लेकिन क्योंकि बारिश हुई थी, आपका जो इन्फिल्ट्रेशन इसमें एरिया में था और इन्फिल्ट्रेशन की वजह से आपके स्लोप्स जो थे वो ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड थे, तो वो आपका पूरा के पूरे स्लिप कर गए। तो आप देखेंगे पूरे के पूरे जो हिल्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लैंडस्लाइड हुई, मैसिव लैंडस्लाइड थी, पूरा पूरा एरिया आपका दिख रहा है कि सारा उसने उठा के ले गया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये एरियाज़ में आपका पूरा मलबा जो है वो आके आपका इकट्ठा हुआ, जिसमें पेड़ काफ़ी आए रखे, क्योंकि वेजिटेशन जो था उसको भी पूरा उखाड़ते हुए आया करके। और लिक्फेक्शन एक कॉमन फिनोमेना है जो कि देखा गया है। सेकेंडरी और एक फीचर है, मतलब हमारे पास सेकेंडरी इफ़ेक्ट है, वो ये है आपका, और सेकेंडरी प्रोसेस हम लोग कहते हैं इसको। तो ये सुनामी भी आपका काफ़ी अफेक्ट करता है, जो कि ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में अफेक्ट करेगा। सुनामी हिमालयाज़ में नहीं आएगा, लेकिन अंडमान में और उसमें तो अफेक्ट करेगा करके। तो आपका लैंडस्लाइड्स हो गया, लिक्फेक्शन हो गया, सुनामीज़ हो गया, ये चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी फीचर्स हैं और उसमें आते हैं। दूसरा एक फायर, जो मैंने बहुत पहले एक बार बात की थी कि किस समय आपका अर्थक्वेक आ रहा है। कोबे का अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा जो घर जले, आग लगी, वो इसी लिए था कि वो शाम के समय सारे गैस आपके घरों में ऑन थे और उसकी वजह से ये काफ़ी डैमेज हुआ था। अर्थक्वेक से रिलेटेड तो डैमेज था ही था जो साइस्मिक शेकिंग की, लेकिन आग लगने से भी काफ़ी लोग और मकानों का नुकसान हुआ था करके। तो ये, और इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस को भी अफेक्ट करेगा ये करके। और नेचुरल गैस लाइंस हैं, वो भी रप्चर हो सकती है अगर वो फॉल्ट के आसपास हैं करके, और उसमें भी आग लग सकती हैं। तो द प्रॉब्लम इज कंपाउंडेड इफ वाटर लाइन आर ऑल्सो broken during earthquake, since there will not be a supply of water to extinguish the fire once they have started. Okay, तो इसके लिए तैयारी अलग से रखनी पड़ेगी करके आपकी। तो काफ़ी कुछ, मतलब हम लोग इसको लेके चल सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एक्सपेक्टेड क्या क्या चीज़ें हैं। भाई आग लग सकती है, तो उसको बुझाने के लिए हमारे पास समय, क्योंकि किस समय अर्थक्वेक आएगा ये आपको नहीं पता करके, दिन के समय आया, किस सीज़न में आएगा ये भी आप नहीं तय कर सकते। तो वो चीज़ें हैं। 1906 अर्थक्वेक इन सैन फ्रांसिस्को, मोर देन 90% ऑफ डैमेज टू द बिल्डिंग वाज कॉज्ड बाय फायर। तो ये भी चीज़ें सीखी हैं इन लोगों ने कि अब अगर इस तरह का अर्थक्वेक आता है तो इसको क्या किया जाए करके। तो ये एक चार्ट है जो कि क्राइटेरियाज हम लोग लेके चल सकते हैं कि हम लोग किस तरह की इंफॉर्मेशन लेके चलें जिससे हम लोग रिस्क असेसमेंट कर सकें। तो एक तो आपका हो गया हज़ार्ड, और उसके लिए हज़ार्ड जो आपको पता है तो आपके पास क्या होना चाहिए, हज़ार्ड जोनेशन मैप होना चाहिए करके। अब हज़ार्ड जोनेशन मैप में आप क्या क्या देखेंगे, एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो कि रिस्क पे हैं करके आपके, और कितने, क्या वर्नेबिलिटी सिचुएशन क्या है उसका असेसमेंट होगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि कितने लोग हैं उस एरिया में रहते हैं, पॉपुलेशन क्या है, स्ट्रक्चर्स किस टाइप के हैं, एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस उस एरिया में क्या हो रहा है, ह्यूमन कितनी अफेक्ट करेंगे जब अगर वर्नेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं करके, कितने स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करेगा वो, लैंड जो है उसमें क्या कोई डिफॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा, जो फंक्शनल चीज़ें हैं जो काफ़ी अहम हैं हमारी सोसाइटी के लिए और पूरे देश को चलाने के लिए, उसमें कितना अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमने लिस्ट किए हैं, लेकिन आप और भी पैरामीटर्स ले सकते हैं, आप और भी एड ऑन्स इसमें लगा के आप अपना जो असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट, वो कर सकते हैं उस एरिया का। और ज़्यादातर इस तरह का काम जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज भी करती हैं करके, क्योंकि हमारे देश में ये इस बहुत कम ये चीज़ों का अवेयरनेस है। लेकिन बाकी देशों में जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन है, हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग अर्थक्वेक प्रोन नहीं हैं, हम लोग भी हैं, हमारा देश भी है, लेकिन वहाँ पे इंश्योरेंसेस होते हैं इसके।
तो वो ये सारा चीज़ें को मद्देनज़र रखते अपना इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनाते हैं करके, उसका प्रीमियम भी उसी हिसाब से आएगा करके। तो जब भी कुछ ऐसे देश हैं जिसमें इस तरह की जो साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। सोशल साइंसेस की जो रिसर्चर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, बिकॉज़ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इससे होता है और लोगों के मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये हज़ार्ड जो हैं वो अफ़ेक्ट करती है लोगों को करके। तो ये कुछ जियोटेक्निकल वाला पार्ट था जो मैंने कहा कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, बिल्डिंग इन्वेंटरी होनी चाहिए, टोपोग्राफ़ी आपके पास होनी चाहिए, सेइस्मिसिटी है, फ़ॉल्ट क्या है, सॉइल कैरेक्टराइज़ेशन क्या है, हाइड्रोलॉजी मतलब उस एरिया में क्या कितने पानी की बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उसको भी लेके चलना है करके। फिर आप अब उस पर हैज़ार्ड एनालिसिस करके आप देखिए कि आपका इंटेंसिटी उस एरिया में क्या रहेगी और कोलैटरल हैज़ार्ड उससे क्या डैमेज होगा कोलैटरल। तो वो भी है बिकॉज़ दैट विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। फिर आप डैमेज सिनेरियो एक निकालिए करके एंड देन फाइनली जो है आपका वल्नरेबिलिटी एनालिसिस आप कर सकते हो। तो ये जैसे मैंने कहा कि कुछ पैरामीटर्स हैं हम लोग लेते हैं, लेकिन ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इसको हमेशा कंसिडर करके ही आप हैज़ार्ड एनालिसिस कर सकते हैं करके और करना चाहिए करके। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ रुकते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे एक हैज़ार्ड को लेके बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।